अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हमारा जो सेकंड जो वीडियो था, अब हमारा ये तकरीबन है तो तीसरा वीडियो बन चुका है। यानी कि हम देख रहे हैं माशी मसाइल। हमने सेकंड वीडियो में माली सरमाए का आज़ादाना बहाव देखे। अब हम इस थर्ड वीडियो में तिजारत के तस्वुर में तब्दीली, इसके बारे हम देखना जा रहे हैं। तो देखिए गेट, यानी कि इसमें क्या है, अब तिजारत के तस्वुर में तब्दील क्या है। आलमगीरियत की वजह से तिजारत को क्या मिला, आलमगीरियत की वजह से है ना तिजारत को फ़रोग़ मिला। अब तिजारत में ऐसा क्या फ़रोग़ मिला, ऐसी क्या तब्दीली आई, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए हमारे मुल्क में 1991 से पहले तिजारत सिर्फ मुल्क के अंदर की जाती थी, मुल्क के बाहर अशिया को फ़रोख्त नहीं किया जाता था। लेकिन जब 1991 के बाद बैनुल अक़वामी जो क़वानीन बनाए गए, इसके तहत है तो दुनिया का कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर आज़ादाना तौर पर तिजारत कर सकता है। इसके तहत क्या होगी, तिजारत के तस्वुर में यानी कि तिजारत करने के जो कंसेप्ट में क्या हो गई, चेंजेस आ गए। अब क्या चेंजेस आ गए, तो ये देखिए, तो हमने देखे गेट्स, यानी कि जिसका फुल फॉर्म है द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये है गेट्स। अब गेट्स क्या है, ये है ना गेट्स, ये एक है तो बैनुल अक़वामी मायदा था, यानी दुनिया के तमाम ममालिक ने मिलकर, देखिए ये जो है ना गेट्स और WTO में हमको ये फ़र्क देखना है, क्योंकि इस सिलेबस में है तो गेट्स और WTO में फ़र्क बताया गया है। अगर आप ये चैप्टर को समझेंगे, इस पॉइंट को अगर समझेंगे तो आपका फ़र्क वाज़े कीजिए, यानी बिटवीन जो है क्या में बिटवीन गेट और WTO में जो बिटवीन है वो आपको अच्छे तरह पर समझ में आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए गेट्स जो है ये बैनुल अक़वामी क्या एक पहले मायदा था, और इस मायदे के तहत क्या हुआ कि दुनिया के जो ममालिक है, दुनिया के तमाम ममालिक ने मिलकर गेट ये एक मायदा किया, और इस मायदे के तहत है तो क्या होने लगा कि दुनिया के मुल्कों में तिजारत होने लगी। और गेट ये है तो कोई बैनुल अक़वामी कोई तंजीम नहीं थी, बल्कि एक दुनिया के ममालिक के दरमियान में एक क्या था, एक मायदा हुआ था, और इस मायदे के तहत दुनिया के ममालिक आपस में एक दूसरे से तिजारत करते थे, और इनका मकसद यही था कि तिजारत को फ़रोग़ देना, तिजारत को बढ़ावा देना। लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि 1955 में 1955 है, 1955 में गेट्स में तब्दीली मक़ाम हुआ, यानी गेट्स जो है ये क्या हो गई है, गेट्स यानी गेट्स की जगह पर है तो ये WTO का वजूद अमल में आया। यानी गेट में क्या बदल होगा कि WTO उसकी जगह आ गई। और ये कब हुआ, 1955 में, यानी 1955 में तो गेट्स के बजाय है तो WTO ये है तो वजूद में आ गई। और WTO क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो तंजीम बनाएगी, ये क्या है, पहले मायदा था, अब ये तंजीम है ना। और इस तंजीम का मकसद क्या रहा बुनियादी, कि दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान में तिजारत को फ़रोग़ देना, और दुनिया के ममालिक के दरमियान तिजारत जो होती है, उस तिजारत में है तो दुनिया के ममालिक पर तो नज़र रखना है, और है तो आज़ादाना तिजारत करने पर को ज़्यादा फ़रोग़ देना है ना। ये जो, और अगर कोई मामलात अगर रूनुमा भी हो जाते हैं तो ऐसे रूनुमा मामलात में है तो ये जो WTO उस पर नज़र अब बनाए रखती है। और आज भी WTO जो है तो एक ताजिर को एक तिजारत में है तो ट्रेड में क्या उसके रूल्स रेगुलेशन होना है, उसको भी तय यही करती है WTO। कौन करती है, ये WTO। अब ये WTO क्या है, एक बैनुल अक़वामी तंजीम है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
अब इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, इस उर्दू में हम इसको कहते हैं दानिशवाराना इमलाक। क्या कहते हैं? दानिशवाराना इमलाक। यहाँ लिखा हुआ है दानिशवाराना इमलाक, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको उर्दू में कहते हैं हम दानिशवाराना इमलाक। अब दानिशवाराना इमलाक कैसे कहते हैं? अब दानिश्वर बोलते हैं, हमारे जहन में दानिश यानी जो होशियार, काबिल, अक्लमंद, जिसको हम वो इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहते हैं। इंटेलिजेंस से ही बना इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल यानी दिमाग से जो हमारे आइडियाज़ निकलते हैं वो हम उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं। और प्रॉपर्टी यानी कि जैसे कि अगर किसी बच्चों को अगर कहा जाएगा भाई प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, वो कहेंगे सर प्रॉपर्टी बोलते हैं ज़मीन है, जायदाद है, घर है, बिल्डिंग, ये हमारी प्रॉपर्टी। सही बात है, प्रॉपर्टी उसे कहते हैं। लेकिन हाँ, वो प्रॉपर्टी फिजिकली प्रॉपर्टी नहीं हुई, यानी जो हम छू सकते। यहाँ पर प्रॉपर्टी बोले तो जो हमारी जहनी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि हमारे माइंड से जो आइडियाज़ निकलते हैं उन आइडियाज़ को हम हमारे इस्तेमाल में लाते हैं, तो उसको कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि दानिशवाराना इमलाक कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने कोई किताब हमारे जहन से कहानी बनाए और लिख दिए उसको, ये इंटेलेक्चुअल हुआ हमारी। या कोई गाने या कोई गीत, कोई नात, जो भी हमारे जहन से निकलता है हम उसको बनाते हैं और ज़िंदगी में अमल में लाते हैं, वो क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई हमारी। और ये जो है ना 3 तरह के होते हैं, एक है तो ट्रेडमार्क्स, एक पेटेंट और कॉपीराइट। ये 3 तरह के। अब कॉपीराइट यानी क्या है? जैसे कि मैंने कोई किताब लिखा, जब से लॉकडाउन है इसमें मैं खाली था, अब लॉकडाउन में है तो मैंने सोचा कि हालात हाज़िरा मुल्क के किस तरह हो गए, पूरा अपने दिमाग से निकले और एक किताब बना दिया। और किताब बना कर लिखा, और लिख कर क्या मैंने लिख कर है तो मैं डायरेक्ट उसको पब्लिश नहीं करूँगा। उसको पहले मैं उसकी है ना क्या करूँगा, उसको पहले रजिस्ट्रेशन करूँगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो क्या हो जाएगी, मेरी कॉपी क्या हो जाएगी, दिमाग से जो लिखे हुए जो है मवाद वो मेरी कॉपीराइट हो जाएंगी, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब मेरे इस कॉपीराइट को कोई चोरी नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरी इस कॉपीराइट को अगर चोरी कर दिया तो मैं उसको पर केस कर सकता है, अरे भाई मेरा लिखा हुआ इन्हें 2 कॉपी कैसी मार्केट में ला रहा है। और अगर मैं इसकी कॉपी नहीं करूँगा और है तो मार्केट में आ जाएंगे, तो उसको ज़िम्मेदार हम नहीं रहेंगे। तो इसको कहते हैं हमारे जहन से निकले हुए आइडियाज़ को है तो हमें तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो होगा कॉपीराइट। जैसे किताब की दिया, मैं मिसाल के सॉन्ग की दिया है, गीत की दिया, कोई भी XYZ ऐसे हो, ठीक है, उसको कहते हैं कॉपीराइट। पेटेंट यानी कि वही उससे जुड़ा हुआ है ना, हम जो चीज़ बनाते हैं है ना, और बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, हम बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, है ना, वो ये होगा। और इसके बाद ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क किससे कहते हैं? ट्रेडमार्क यानी जैसे कि हम देखते हैं कि व्यापारी जो लोग, बड़े बड़े जो लोग होते हैं प्रोडक्शन करते हैं अशिया का, वो लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ के इस्तेमाल से क्या करते हैं, केमिकल ये वो जो भी है सो अशिया का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि किताब में है बताया हुआ, जैसे कि वो वाडीला है ना, वाडीला है, जितनी भी आइसक्रीम के जो टाइप से नए नए आइसक्रीम जो बनाते वो अपने आइडिया से क्या करते हैं, आइसक्रीम बनाते। और आइसक्रीम बनाने के बाद उनके किसी दूसरा कोई कॉपी नहीं करना, इसलिए वो क्या कहते हैं, उसका ट्रेडमार्क यानी उसको क्या कहते हैं, सिंबल देते। हर एक का अपना सिंबल होता है, स्कूल का भी सिंबल होता है ना, कोई ऑफिस का भी सिंबल होता है, हर चीज़ का अपना एक सिंबल होता है। तो वो उसका सिंबल बनाती है और वो उस अपनी अशिया के ऊपर क्या करते हैं, उसका ट्रेड यानी उसकी निशानी देते। जैसे मिसाल के तौर पर समझो, मैंने अगर कोई बुक बना दिया और बुक बनाने के कोई अशिया बना दिया मैंने, मिसाल के तौर पर मार्कर पेन मैंने नए अंदाज में नया बनाया, तो मैं मार्कर पेन क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये समझो चांद तारे का ट्रेड मार्क दे दूँगा। अब चांद तारा यानी मेरा प्रोडक्शन है ये, यानी मेरा ट्रेड मार्क है, मेरा सिंबल है, अब कोई चोरी नहीं कर सकेगा। तो ये हुआ ट्रेड मार्क। तो इस तरह ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दानिशवाराना इमलाक कहते हैं। किसको कहते हैं? मुख्तसर तौर पर हमारे इंसान के माइंड से जो आइडियाज़ निकलते हैं उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, वो दानिशवाराना इमलाक। ओके, समझ में आया? तो नेक्स्ट है कौमी सरहदों से बालातर कंपनियों का उरूज। अब कौमी सरहदों से हम क्या देख रहे हैं कि माशी मसाइल में हमने देखे माली सरमाए का आज़ादाना बहाव देखे हमने, फिर उसके बाद तिजारत के तस्वुर में तब्दीली देखी हमने। अब हम देखें कौमी सरहदों से बालातर कंपनियों का उरूज।
यानी कि मैंने पहले कहा कि जब आलमगीरियत की वजह से, यानी कि 1991 से पहले है ना, क्या था कि कोई भी ताजिर मुल्क के बाहर जाकर अशिया को फ़रोख्त नहीं कर सकता था, और बाहर का ताजिर हमारे मुल्क में आकर अशिया को फ़रोख्त नहीं कर सकता, ना प्रोडक्शन कर सकता था, एक दायरे में था। लेकिन जब 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन को फ़रोग़ मिला, तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि कौमी सरहदों से 72 कंपनी उरूज, यानी कि हमारे मुल्क की सरहदों से बाहर जाकर है तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो कंपनियां डाली जाने लगी, और वहाँ पे अशिया का प्रोडक्शन होने लगा। जैसे कि हमने देखा कि हमारे मुल्क की जो टाटा है, रिलायंस है, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो अमेरिका, यूरोप, फ्रांस वगैरह वहाँ पर जाके क्या है, उन्हें कंपनियां कायम हुई और अशिया का प्रोडक्शन करने लगी। और वहाँ की जो कंपनियां बाहर की, दूसरे ममालिक की, इजराइल की कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर नेस्ले है, माइक्रो है, ऐसे बहुत सारे एक्सवाइट जो भी हो गए सो, वो तमाम कंपनियां भी हमारे मुल्क में आकर अशिया का प्रोडक्शन करने लगी। इससे क्या होने लगा कि कौमी सरहदों से बाला तक कंपनी उरूज, यानी कंपनियां और बड़े होने लगे। और इससे फ़ायदा क्या होने लगा, एक तो फ़ायदा ये होने लगा कि मज़दूरों को भी फ़ायदा होने लगा। क्या मज़दूरों को फ़ायदा होने लगा कि जो मज़दूर बेचारा अपने मुल्क में ही है तो कम मज़दूरी में काम करता था, अब वो ज़्यादा मज़दूरी में अब तो काम करने लगा। क्यों कि बाहर मुल्क की कंपनी आ गई तो वो कंपनी निकलेंगे, या वो दुनिया के दूसरे मुल्क में जाएगा तो वहाँ पर भी मज़दूर कमाएंगे। अब मज़दूर यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक मज़दूर जो होता है जो माहिर होता है, और एक नीम माहिर। अब माहिर यानी कि जो पूरी तरह से उसको अच्छे से काम आता है, और नीम माहिर यानी जो अभी नया है। तो दोनों तरह से उससे दोनों का फ़ायदा होता है, ये मज़दूरों का भी फ़ायदा होता है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं, उसके बाद और कौन सा फ़ायदा होता है, उसके बाद हमें ये भी देखना है कि तिजारत में तो देखिए उसका असर छोटी सनतों पे पड़ता है। कौन सी छोटी सनतों पर, छोटी जो सनतें जो होती ना, यानी कि मुल्क में हमारे बग़ैर मुल्क की जो सनतें आती है, मुल्क की बड़ी बड़ी सनतें होती है, उसका असर छोटी सनतों पर पड़ता है। जैसे कि हमारे गली के जो छोटे मोटे किराना दुकान है ना, भाजी पाला, ये लोग क्या करते हैं, वो बड़ी कंपनियों की उनका मुकाबला करने के लिए क्या करते हैं, वो अच्छी अशिया रखते हैं, ताज़ी रखते हैं, और उसको है तो उनके टक्कर में क्या करते हैं, अशिया को देने के लिए क्या करते हैं, देने के लिए तो अपना पूरा काम वर्क करते हैं अच्छे से। तो जब हमारी जो प्रॉपर की जो कंपनियां है जो है, वो जब इंटरनेशनल वर्ल्ड की जो कंपनियों से जब मुकाबला करेंगी तो उससे क्या होगा, क्वालिटी ग्राहक को ज़्यादा मिलेंगी, यानी ग्राहक को क्वालिटी भी अच्छी मिलेंगी और कम दाम में मिलेंगी। ठीक है, ये एक फ़ायदा होगा। फिर दूसरा क्या होने लगा, अब तीसरा ये होने लगा ज़राअत के शोबे में, ज़राअत का शोबा, एग्रीकल्चर। अब पहले कैसा होता था कि 1991 से पहले अगर कोई ताजिर होता था, वो ताजिर क्या करता था, अपनी अशिया को का प्रोडक्शन करता था, तो वो क्या करता था, अपनी अशिया का सिर्फ बाज़ार में जो अशिया फ़रोख्त होती थी उसी का प्रोडक्शन करता था, और उसके प्रोडक्शन को ज़्यादा, जब उसको दाम भी नहीं मिलते थे तो कम दाम में ही उसको देना पड़ता था, जिसकी वजह से उसको नुकसान का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन आज आलमगीरियत के दौर में वैसा नहीं रहा। आलमगीरियत के दौर में हम जो भी अशिया का प्रोडक्शन करेंगे, अगर बाज़ार में हमारे दाम अगर नहीं आते हैं तो हम दुनिया के किसी भी मुल्क में है तो उस अशिया को फ़रोख्त कर सकते हैं, और ऐसे दाम में फ़रोख्त कर सकते हैं जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसको दाम मिले। इसकी वजह से एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत में भी फ़ायदा हुआ, और छोटी सनतों को भी फ़ायदा हुआ, मज़दूरों को भी फ़ायदा हुआ, ताजिरों को भी फ़ायदा हुआ, तालीम के मैदान में भी फ़ायदा हुआ, हर चीज़ में तो क्या होगा, फ़ायदा होगा। यानी कि माशी मसाइल, यानी कि हमारी ज़िंदगी में रोज़गार हासिल करने के जो ज़राए हैं उसमें जो मसाइल है, वो मसाइल इन 3 पॉइंट्स में आते हैं, माली सरमाया, तिजारत के तवस्सुम तब्दीली, कौमी सरहदों से बालातर कंपनियाँ। इस तरह हमने इस टॉपिक को यहाँ पर इसको समझे हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल को है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ है तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है।